और फिर मैं आपको ट्रुपल अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज ट्रुपल। नहीं, वो प्रियांशु कर देगा म्यूट। आई थिंक वी शुड बिगिन नाउ। वी हैव गुड 21 पार्टिसिपेंट्स और लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके प्रियांशु, अभी सिर्फ स्टार्ट करें हम सेशंस। अराउंड कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए अपने? 26 पार्टिसिपेंट्स हो गए। नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो बेसिकली ये गुफ्तगू का पहला सेशन है और ये पूरा इंटरैक्टिव सेशन है। और सबसे पहला रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर ले। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर ले। ओके, सबसे पहले एक इंटरैक्टिव सेशन है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं कि सब अपने लोग दोस्त ही है, ठीक है। मिलके सब अपना जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, मिलके सब सॉल्व करेंगे। और जो कुशाल भाई अपना पूरा सॉल्व करेगा, पूरा जितने भी डाउट्स है अपने, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कुशाल भाई, कुशाल बगेरिया, आपने इस सेशन के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जो कि हमारा गुफ्तगू एपिसोड नंबर 1 है। एंड थैंक यू प्रियांशु एंड अर्चिता जो कि पूरा बैकएंड संभाल रहे हैं। और थैंक यू वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, आप सब ने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे मुझे, आप जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपने इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस भेजे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे, किसी ने फंडामेंटल्स पे पूछे, किसी ने स्टॉक मार्केट प्राइस एक्शन के बारे में पूछे, बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे। तो पूरे सेशन में मजा आएगा, तो आप अंत तक बने रहेगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।
सो बेसिकली अभी मैं अब तो आपने इतने सारे अच्छे क्वेश्चन किए, और ऐसा बोलते हैं कि अगर अपन तालियां बजाते तो थोड़ा क्या है कि अपना एक्टिवनेस, अपना कंसंट्रेशन थोड़ा हाई हो जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 सेकंड्स के लिए तालियां बजाएं, आप सब अपने अपने लिए, ठीक है? तो आप सब अपने अपने तालियां बजा सकते हो ताकि हमारा कंसंट्रेशन और एक्टिवनेस हाई हो जाए, ठीक है? ओके ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन इन बिटवीन होंगे, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपन जो बंदा जिसके भी क्वेश्चन होंगे वो ले लेंगे, ठीक है? तो ये पूरे सेशन में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, और जिसके भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर करेंगे हम, ठीक है? और अभी मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ खुशहाल बघेरिया जी का, जो कि CMT एस्पिरेंट है, जो कि चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन है, एंड प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो कि 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग में इन्होंने काफ़ी सारी जर्नी देखी है, 3 साल में अप्स एंड डाउन्स। सो जो भी होगा, मतलब जो भी अब मार्केट्स में अप्स डाउन हुए, वो पूरे इनको काफ़ी मिस्टेक्स भी काफ़ी सीखने को मिला, और अभी एक प्रॉफिटेबल में एक ट्रेडर बोल सकते हैं, ताकि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा अपने टेक्निकल एनालिसिस से, अपने कोर्स से। तो इनसे हम सुनेंगे, और इनका इंट्रो ये खुद आपको बताएंगे। ओके, ओवर टू कुशाल भाई। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम खुशहाल बघेरिया है। मैं CMT नहीं हूँ फिलहाल, मैं अभी CMT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसकी एग्जाम दूंगा। एंड प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। हाँ, पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत सीरियसली मैंने टेक्निकल एनालिसिस को लिया है। मैंने फंडामेंटल भी पूरा सीखा हुआ है, मैंने टेक्निकल भी पूरा सीखा हुआ है, और उसके बाद मैंने चूज किया कि फंडामेंटल मेरे लिए नहीं है, टेक्निकल इज माई फील्ड। तो आफ्टर नोइंग दैट मैं टेक्निकल में एकदम ज्यादा एंग्रॉस हो गया। डेली मैं 500-600 कंपनीज देखने लग गया, मतलब खाली चार्ट्स और चार्ट्स में ही मैं पूरे टाइम घुसा रहता था। लाइक देयर वाज नथिंग एल्स जो मैं करता था। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्राइस एक्शन जो होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि व्हाट इज प्राइस एक्शन और वो सब। प्राइस एक्शन जो होता है दैट इज द अल्टीमेट थिंग इन ट्रेडिंग। उसके ऊपर या उससे अच्छा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तो जो जो भी ट्रेडर्स इतने कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स है वो सब बताते हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज अकॉर्डिंग टू मी। तो जो सिंपल है वो भाव भगवान छे, दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड आई थिंक दैट इज, अपन वो सेशन को उसी तरीके से आगे लेके जाएंगे। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। नाउ दीक्षित, अपन चालू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना जो भी थे। या सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट काफी लोगों ने पूछा, उनके सबका नाम बोलता हूँ मैं। अक्षय, नवनीत, मीनल, प्रभु, श्रुति, केवल, मानवी, पृथ्वी, नमन, वासुदेव, निशित, पूजन, दर्शन, आशी, जैना, अक्षय, डेनिस, अमित, विपुल, मयंक, प्रीतेश, पार्श्व, मीरल, निशी, जेम्स, कृणाल, मृदुला और पलक। इन सबका क्वेश्चन या तो इन सबका क्वेश्चन बेसिक के ऊपर था, और काफी लोगों ने डैश लिखा, इसका मतलब उनको बेसिक पता नहीं, इसलिए उन्होंने ये लिखा है, और नो कमेंट्स, नो आइडियाज। फर्स्ट शो है मेरा। तो मेनली पहला क्वेश्चन जो है बनता है इन सब का, वो है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ शुड अ न्यू इन्वेस्टर एनालाइज। क्या कुशल? ओके, सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो द बेसिक requirement for starting in stock market would be to learn. First you learn, then you remove the L and then you earn. बहुत simple clear logic है। तो there are a lot of books by Benjamin Graham, Warren Buffett, फिलिप फिशर, ये सब फंडामेंटल वाले बंदे हैं। तो आप इनकी बुक्स पढ़ के यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक इन्वेस्टमेंट। और बेसिक इन्वेस्टमेंट से मेरा ये मतलब है कि एक एक शेयर लेना चालू कीजिए अलग अलग कंपनीज के, सो दैट आपको ये अंदाजा है कि शेयर प्राइस मूव कैसे होता है, वो कंपनी क्या काम करती है, और वो सब बेसिक आइडिया आपको आएगा। आपको इन डेप्थ इन सब में जाना हो तो यू शुड रीड एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी के कॉन कॉल्स अटेंड कीजिए। तो ये सब थोड़ा एडवांस में आ गया।
तो बेसिक तो यही है कि पहले यू विल हैव टू रीड ऑल दीज लेजेंड्स, कि आपको वॉरेन बफेट, फिलिप फिशर, इन सब के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने चालू कैसे किया, उनकी जर्नी अभी तक क्या रही है, और फिर धीरे धीरे आप करके इस चीज में आगे बढ़ सकते हो। ये हो गया फंडामेंटल पार्ट। तो फंडामेंटल पार्ट क्या होता है कि आप कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो कि फाइनेंशियल्स है कंपनी की, वो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हो। पी रेशियो, ROIC और ये सब बहुत अलग अलग फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट फंडामेंटल वाले करते हैं। दूसरा एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। तो आई थिंक यहाँ पे सब यंग है एंड सबको जल्दी अमीर होना है, तो सब लोग ट्रेडिंग और उसमें ही जाएंगे, इंट्रा वो सब में ही जाएंगे। तो फंडामेंटल 10-15 साल तो कोई वेट करेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल में भी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत सब लोग निगलेक्ट करते हैं। सब लोग को ये लगता है कि इंट्राडे में जो टेलीग्राम पे अपने टिप्स होते हैं ना, जो मेरे को भी डेली के 100 200 आते हैं, उन पे कर करके हम लोग अमीर बन सकते हैं। बट अगर ऐसा होता तो आज सब लोग यहाँ पे बैठे हुए अमीर होते और हम लोग कोई कॉल नहीं कर रहे होते। सही। तो वैसा नहीं होता। सो हर चीज में यू विल हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि आप लोगों को वो आर्ट सीखने में टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने 2-2.5 साल दिए, उसके बाद में अभी कुशाल तेरा कट हो गया है, तेरा वॉइस कट हो गया है। अच्छा अभी आ रहा है? हाँ ओके ओके। ओके, तो कहाँ था मैं फिर? कहाँ से नहीं सुनाई दिया? एक्सपीरियंस 2-2.5 साल के बाद। ओके हाँ 2-2.5 साल है। हाँ जी। सो 2-2.5 साल के बाद टेक्निकल 14-14 घंटे 16-16 घंटे देने के बाद मैं अभी उस लेवल पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस को लोगों को ट्रेन कर पाता हूँ और सबको सिखा पाता हूँ। तो वो 1.5 साल 2 साल आप लोग को भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे मार्केट में आके कोई भी कंपनी इसमें डाल सकते हो, किसी में भी पैसा डाल दो और आपका रिटर्न आ जाएगा। तो आई थिंक बेसिक तो वही है कि आपको पहले उस आर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको और इन डेप्थ जानना है तो आई थिंक दीक्षित नंबर मेरा और शेयर कर देना। सो आप लोग में से कोई भी मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऐसे कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपको कोई फील्ड में इन डेप्थ जाना है तो देन आई थिंक ये इस कॉल में पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो आप दीक्षित से मेरा नंबर ले सकते हो एंड देन अपन आगे बात को ले जाएंगे। या कुशाल सेकंड जो था, एक मिनट किसी और को कोई डाउट है? एक मिनट पहले पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ किसी हाँ और हाँ को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है ओके। दीक्षित, सेकंड क्वेश्चन। या किसी भी को डाउट हो तो इन बिटवीन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो जब एक आंसर खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन काफी लोगों का था वो है हेजिंग और ऑप्शन। सबसे पहले किसने पूछा? रोमिल शाह, चार्मी मिश्री, आगम और अमित ने पूछा कि काफी सारे जो टर्म्स है जैसे हेजिंग इन ऑप्शन एंड फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये सब चीजों के बारे में डेफिनेशन एंड ये सब ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग रौनक ने भी पूछा। ओके ये सब भी। हाँ ओके, सो हेजिंग का मतलब होता है कि जब आपकी ऑलरेडी कोई मार्केट में पोजीशन चल रही है तो आप अपने रिस्क को लिमिट कैसे कर सकते हैं। एंड जब आप हेजिंग करते हो तो उसके साथ साथ जैसे आपका रिस्क लिमिट हुआ वैसे आपका प्रॉफिट भी लिमिट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर निफ्टी सपोज 10,000 पे चल रहा है अभी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल ऑप्शन लिया, एकदम सिंपल। बट आपको ये भी डर है कि मार्केट है कहीं पे भी जा सकता है, तो क्या करूं? तो आपने सिमिलरली या तो कॉल ऑप्शन सेल कर दिया या फिर आपने पुट ऑप्शन बाय कर दिया। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अलग अलग प्रीमियम के हिसाब से मूव करेंगे। वो इतना अभी समझाने जाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी की ऑडियंस। सो हेजिंग का बेसिकली मतलब ये हुआ कि यू आर ट्राइंग टू सेव योर डाउनसाइड रिस्क। अगर आपका पैसा पूरा जा रहा है तो वो उतना नहीं जाए पूरा, खाली थोड़ा पैसा जाए जिससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ नेट नेट। तो उसके बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई, ये सब बहुत ज्यादा वेरिएड टॉपिक्स है जो अपन ऑब्वियसली इस कॉल पे डिस्कस नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन था दीक्षित, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका मतलब ओके पोजिशनल ट्रेडिंग। हाँ सो स्विंग,
I'll begin with scalping. Scalping, swing और positional, इन तीनों में मेजर डिफरेंस टाइम फ्रेम का होता है कि स्कैल्पिंग अपन करते हैं 3 मिनट 1 मिनट पे, कि आपने अभी एंटर लिया, अगले 3 मिनट में आप एग्जिट, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ और आप गुड मतलब 20-30 पॉइंट लेकर अगर आप निकल गए तो स्कैल्पर्स यही करते हैं, बट वो लोग ह्यूज क्वांटिटी में खेलते हैं। जैसे अपन 1 लॉट लेते हैं, 2 लॉट लेते हैं, उन सब में उनका दिन नहीं निकलता, वो लोग 50-50 100-100 लॉट लेते हैं, तभी वो स्कैल्पिंग होती है। क्योंकि अगर आप 1 लॉट में 50 पॉइंट लोगे तो आधा तो आपका ब्रोकरेज निकल खा जाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट स्कैल्पिंग करने का। अगर आप 100 लॉट में 50 पॉइंट ले रहे हो तो फिर अच्छी बात है। तो स्कैल्पिंग मेजरली होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। दूसरा आता है अपना स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे होता है, जिसमें अपन 30 मिनट्स या फिर 1 आवरली चार्ट में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बंदा सपोज कोई पोजीशन ले रहा है, तो वो उस पोजीशन को हफ्ता या 10 दिन या 12 दिन तक कंटिन्यू करता है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपका रिस्क है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर आप 1 घंटे चार्ट पे देख रहे हो, तो सपोज आपका अगर आज ट्रेड आया तो आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, खाली अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो एंड देन आप अपना काम कैरी ऑन, जो भी अदर टास्क है वो आप इजीली कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग होता है अपना डेली टाइम फ्रेम पे, जो अपन कैश इक्विटी बाय करते हैं ना, उसको मेजरली पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे। उसमें होता क्या है कि अपन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक लेते हैं, और जब तक अपना स्टॉप लॉस हिट ना करे तब तक अपन वो प्रॉफिट को राइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3-4 दिन पहले CDSL करके एक स्टॉक है वो लिया था, क्योंकि उसकी अर्निंग भी आने वाली थी और वो ब्रेकआउट पे भी था। तो अब मैंने मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अब कुछ भी हो मार्केट में, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। तो अब मुझे खाली क्या करना है कि मुझे अपना खाली स्टॉप लॉस क्या प्रॉफिट को राइड करना है। तो जैसे अगर वो 10-20% ऊपर जाएगा, मैं अपनी जितने भी पोजीशन है उसका 25% बेच दूंगा, फिर वो जैसे और ऊपर जाएगा मैं वैसे 10-15% और बेच दूंगा। तो इसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में करना इस पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग अपना हो गया 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। इन तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे स्कैल्पिंग में जिन लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि भाई पैसा तो अभी के अभी चाहिए, बात का मेरे को नहीं पता, वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे मैंने भी स्कैल्पिंग ट्राई की थी, सीधी सी बात है कुछ नहीं हुआ, जो पैसे थे वो आधे तो उड़ गए थे मेरे। तो स्कैल्पिंग में कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि उतने लॉट्स नहीं थे, और ऑप्शन बाय करता था तो वो टाइम डे के और प्रीमियम डे के हिसाब से अच्छी मूवमेंट नहीं मिली। फिर मैं आया 15 मिनट्स और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो वो मेरा एक डोमेन बन गया कि 15 मिनट्स भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो, बट वो मोर ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडिंग ही होती है कि आप सपोज सुबह 10 बजे एंटर करके आई थिंक मार्केट आवर्स के एंड तक आप एग्जिट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है अगर आपको एग्जिट करना है या नहीं करना। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग बस डेली टाइम फ्रेम पे है। आई थिंक दिस इज द मेन डिफरेंस इन तीनों का। ओके। जो न्यू इन्वेस्टर्स है, न्यू बिगिनर्स है, तो उनको पहले इंट्राडे करना चाहिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या पोजिशनल में जाना चाहिए? तो उसके लिए आप बताओ थोड़ा। क्या है? ठीक है, हाँ। तो अभी जो मैं बोलूंगा वो सब लोग गालियां देंगे मन में कि खुद तो इंट्राडे करते हैं और हमको बोलेगा कि इंट्राडे नहीं करने का। सो एनीवेज, आप लोग को चालू हमेशा पहले कैश इक्विटी से करने का, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। वो सबसे सेफ ऑप्शन रहता है कि जब सीखना हो तब उसमें कैश में क्या होता है कि आपका जो ड्रॉडाउन है वो बहुत लिमिटेड होता है, या फिर लिमिटेड भी नहीं तो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट आता है। सेकेंडली, जो वंस वंस यू आर प्रॉफिटेबल फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर कैश इक्विटी में, अगर आप प्रॉफिटेबल हो नेट नेट, तो आप लोग को शिफ्ट होना चाहिए ऑप्शन में। अब ऑप्शन में भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऑप्शन बाइंग के लिए आप लोग का टाइमिंग और आपका स्ट्राइक प्राइस का जो चॉइस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने आपका वो मिस हो गया तो आई थिंक ऑप्शन बाइंग में भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ऑप्शन बहुत रिस्की है, ऑप्शन से लेस रिस्की फ्यूचर्स है, लेकिन फिर भी फ्यूचर्स भी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। जब तक आपके पास 10-15 लाख रुपए ना हो ना, तब तक नहीं करने का। क्योंकि होता क्या है कि फिर अपन उतरते हैं 50,000 से, अपन लेवरेज लेते हैं, अपने पास होते 50,000 रुपए, अपन को चाहिए होता है 2.5 लाख का माल, अपन लेते हैं 5 या 10 गुना का लेवरेज, एंड दैट इज वेयर ऑल द रिटेलर्स गेट किल्ड। मतलब वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मैंने चालू किया था मैं लेता था 16 टाइम का लेवरेज, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कहाँ पे था। तो मेरे पापा ने मेरे को जितने पैसे दिए थे 3 महीने में सब चले गए थे, और उनको 6-7 महीने बाद उनको लगा कि अभी भी मैं वो पैसों से ट्रेड कर रहा हूँ। उनको ये पता ही नहीं था कि मैं उनके सारे पैसे 3 महीने में उड़ा चुका था, ओनली बिकॉज ऑफ लेवरेज। तो लेवरेज मत लेना,
जब ये पॉइंट अगर मैं अभी आ ही चुका है तो लेवरेज कभी भी बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे स्ट्रिक्टली जो बिगिनर्स है वो अवॉइड ही करना। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो आपको मिलेगा, लेकिन खाली 1.5-2 साल 3 साल के बाद मिलेगा। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो लोग 5-10 साल मार्केट में अपना टाइम देते हैं, उसके बाद ही प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो आई थिंक अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जो भी बिगिनर्स है वो लोग, सबसे पहला स्टेप तो आप लोग का होगा कि आप पहले पढ़ोगे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाउ टू लर्न इन्वेस्टमेंट, वो पहले आप पढ़ोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा कैश इक्विटी। उसके 1 साल तक आप कैश के अलावा कुछ देखना मत। ट्विटर बंद कर देना, जो भी ट्विटर देखते हैं या फिर जो M2M के स्क्रीनशॉट डालते हैं ना, वो देखना बंद कर देना। वो लोग करोड़ों कैपिटल से हजारों कमाते हैं और आप लोग को बेवकूफ बनाते हैं। मैं भी बना था बेवकूफ बीच में एक बार, तो ऐसा बहुत होता है। तो ट्विटर देखना बंद कर देना, सोशल मीडिया ऑफ कर देना जब आप ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो। बट खाली फोकस अपना कैश इक्विटी पे ही रखना। पहला लर्निंग होगा स्टेप, दूसरा कैश इक्विटी। एंड इंट्राडे की बात करेंगे, आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो जब आपको इंट्राडे करने का मन करे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेप लेने, क्योंकि उसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, आपको स्कैल्पिंग पसंद आ रही है, आपको स्विंग ट्रेडिंग पसंद आ रही है, जो भी पसंद आ रहा है। तो आई थिंक वो बात का स्टेप है। ओके ओके। एक हिमांशु का क्वेश्चन था, हिमांशु अग्रवाल का, कि हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी एंड हाउ टू ट्रैक देम। और इसके साथ ही क्वेश्चन और था कि फंडामेंटल्स में कंपनी के अपन क्या क्या देख सकते हैं इसमें, और उसमें क्या क्या अपन को ट्रैक करना चाहिए फंडामेंटल्स में, और ब्लू चिप्स कंपनी खरीदनी चाहिए या फिर पेनी स्टॉक्स। यस कुशाल। ठीक है। सो फंडा मैं ट्रेडर हूँ, मुझे फंडामेंटल का इतना एबंडेंस ऑफ नॉलेज नहीं है। बट तो मैं ये क्वेश्चन को आई थिंक आंसर नहीं कर पाऊंगा दीक्षित, बिकॉज मैं मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कि मैं हिमांशु को भी हेल्प कर पाऊँ। आई एम सो सॉरी हिमांशु। तो यू विल हैव टू आस्क अ फंडामेंटल गाय हु जिसको पता हो कि कंपनी में क्या क्या देखते हैं, क्योंकि मैं कंपनी का खाली प्राइस देखता हूँ। मैं ये सब देखता ही नहीं कि वो क्या करती है, क्या बिजनेस है, उसका नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है। हाँ, नेट प्रॉफिट ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ कि जो मैं देखता हूँ। तो मैं जब कोई कैश इक्विटी बाय करता हूँ तो पहला तो मेरा टेक्निकल लेवल होता है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट पे है। दूसरा फंडामेंटल में खाली देखता हूँ कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा चल रहा है। अगर वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ फेज में है तो वो एक अच्छा बेट है। अगर वो या तो लॉस में चल रही है या फिर कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट डिक्लाइनिंग फेज में है तो मैं वो कंपनी को अवॉइड करता हूँ। तो नेट प्रॉफिट और डेट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे लिए होता है कि कंपनी के पास इतना हैवी डेट नहीं होना चाहिए, वरना उसका जो भी कैश फ्लोज आएगा वो आई थिंक रीपेमेंट और उस सब में ही जाएगा। उतना मेरे को फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, बट जितना जो मैं देखता हूँ दैट इज इट, मैं इतना ही देखता हूँ। तो या एंड हाँ, हाँ, एंड सेकंड क्वेश्चन अबाउट पेनी स्टॉक्स एंड द ब्लू चिप। सो ब्लू चिप्स या। हिमांशु ने पूछा ना क्वेश्चन। हिमांशु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एक बार प्लीज? यस। या तो आप आरकॉम में पैसा डालोगे नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर वो तो पेनी स्टॉक है, आपको डालना चाहिए। नहीं, हिमांशु ने नहीं पूछा था ये, मैंने इसका अच्छा, एक किसी और ने पूछा था, बट मैंने इसमें सेपरेट मतलब क्या कंबाइन कर लिया। ठीक है, ओके। एनीवे, सो द पॉइंट बीइंग के ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही आंसर कर सकते हो, या आप आरकॉम में डालोगे या रिलायंस में डालोगे। सो आई थिंक सब लोग यहाँ पे जितने भी है वो लोग रिलायंस में पैसा डालेंगे। तो द ओनली रीजन नॉट टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक इज बिकॉज वो उस अगर वो सपोज 1 रुपए पे या 2 रुपए पे है तो कोई कारण है कि वो 1 रुपए या 2 रुपए पे है। सीधी सी बात है, या वो कंपनी अच्छी नहीं है, नहीं तो बैंक्रप्सी। उसका, हाँ जो भी है, जो भी डेट ज्यादा है, बैंकरप्ट है, कुछ भी है, कोई भी रीजन है। बट आपको जो प्राइस है वो सब बता देगा कि इज इट अ गुड कंपनी और नॉट। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई कंपनी अगर 500-600 पे है तो वो कैसी है, बट अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो एक ब्लू चिप कंपनी में और एक पेनी स्टॉक में, तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग कि अगर वो 10 रुपए के नीचे चल रही है तो उसको पेनी स्टॉक के अंदर बोल देते हैं। बट या वो वहां पे क्यों है? क्योंकि कंपनी नहीं अच्छी है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर अभी आरकॉम 1 रुपए पे था और अभी कुछ 2.5-3 रुपए पे जितना भी चल रहा है, तो मेरा तो पैसा टेक्निकली डबल हो गया होगा। तो वो जो है वो फिर आंसर तो मैं भी नहीं कर सकता। फिर अगर आपको डालना है तो आप पैसे डाल सकते हो पेनी स्टॉक में, तो वो आप 1 रुपए का 2 रुपए करके निकल सकते या काफी बार ऑपरेटर्स भी बढ़ा लेते हैं काफी बार। और काफी जैसे कि रुचि सोया में देखा, आलोक इंडस्ट्री में देखा,
ऑपरेटर्स ने काफी बढ़ा दिया, अब लोग पछता रहे हैं अरे हर बार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन और आया चैट बॉक्स में, are we creating actual value by trading or any kind of dealing in the stocks market? हेलो, सॉरी क्वेश्चन सुना नहीं Yeah. दिया मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन है, are we creating actual value by trading or any kind of dealings in the stock market? Are we creating actual value by trading or kind of dealing दैट डिपेंड्स, in the आप stock वैल्यू market? को कहाँ क्रिएट करनी है, या तो अपने पर्सनल अकाउंट में क्रिएट करनी है या आपके ब्रोकर के अकाउंट में क्रिएट करनी है। दैट इज अ मतलब बहुत एक स्केप्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। किसने पूछा ये? मैं आस्क हिम टू एक्सप्लेन ना। He's saying that don't take my name. Okay. 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 We move on to the second question. Okay, which is very important. Third question, which is all about technical. Sorry, which is all about technical analysis. और इस पे तो भरमार करके क्वेश्चंस आए हैं। आगम शाह, त्रुपल, जैनम संघवी, भावुक, अभिषेक, अर्पित पटेल, अमित, इन सब ने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बोला है कि हाउ डू वी एनालाइज स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, प्राइस एक्शन के बारे में, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स, स्टॉप लॉस, इन सब के बारे में पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, तो अपन एक एक करके सबसे ले पहले लेते हैं। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस सबसे ले लेते हैं, I'll tell मूविंग how एवरेजेस या to- MACD एनालिसिस। ठीक है। So for technical analysis, this is the book I'll recommend. Technical analysis explained by Martin Prince. ओके, Yeah. So ये book I think is a must read for everyone जो technical field में सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो ये book, जो नेम अगर आपको नहीं याद रहा तो दीक्षित को पूछ लेना, he'll let you know the name. सेकेंडली, ये बुक पढ़ने के बाद जैसा मैंने आपको बोला, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्ट्स आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 500 चार्ट नहीं तो एटलीस्ट 50 निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। आई थिंक दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। देयर इज अ क्वेश्चन, इज इट एप्लीकेबल टू इंडियन स्टॉक मार्केट? Yes, it is completely applicable to Indian stock market. खाली इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होता है, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सब। तो ये बुक पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो, क्योंकि एक बार थ्योरेटिकल या कुशल एक बार फिर से बताना, लोग पूछ रहे हैं प्राइवेट में। आप सब बुक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके। हाँ, मैं चैट पे नाम लिख दूं? हाँ, चैट पे लिख दो। ठीक नहीं, है, आप एक बार बता दो उनको, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? या प्राइस एक्शन के बारे में। ओके, सो प्राइस एक्शन क्या होता है कि एक मिनट, जिसको अभी तक कोई क्वेश्चंस पूछने, वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। काफी सारे चैट में भी लिख रहे हैं। एक सेकंड, मैं चैट में भी देख लेता हूँ। ओके, इफ द PE रेशियो इज हाई बट हैज नेगेटिव कैश फ्लोज, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बाय आरसी। आई डोंट ट्रैक फंडामेंटल्स, आई एम सॉरी, मेरे को आइडिया भी नहीं है नेगेटिव कैश फ्लो पी रेशियोस का इम्पैक्ट क्या होगा। आई एम सो सॉरी। ओके, सो प्राइस एक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्राइस एक्शन, ठीक है, ओके। सो प्राइस एक्शन इज, खाली आप दो फैक्टर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइस एक्शन में। एक तो सीधी सी बात है, एक तो प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। होता क्या, बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे और ये सब में भी वॉल्यूम को बहुत निगलेक्ट करते हैं, और मूविंग एवरेज और जो भी फैंसी इंडिकेटर्स है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, सो मैं क्या करता हूँ, मैं खाली भाव देखता हूँ और वॉल्यूम देखता हूँ। एंड उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक मेरे को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब भी समझाना पड़ेगा। दीक्षित, इज इट पॉसिबल मैं अपना स्क्रीन शेयर करके थोड़ा इनको बता सकूं? हाँ, श्योर। कैंसू इस होस्ट बना, एक मिनट, एक सेकंड। ओके प्रियांशु, कुशाल को स्क्रीन शेयर करना है। Okay. Yeah, Kushal, you can share your screen now. It's showing that host disabled attendee share screen share. Yeah.
Okay. Yeah. I think is the screen visible? Is it visible? Yeah, Kushal. Okay. Just a second. I have some network issue. I think Dikshit network issue. I think screen भी share नहीं होगी ढंग से. So sorry. Okay. नहीं हो रहा. Okay. Indicators. Okay. हाँ. I'm so sorry guys. मैं नहीं कर पाया. थोड़ा network problem है. Yeah. Okay. या indicators क्या यूज करता तू जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ्स एंड इसमें जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते तब. या तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं कोई इंडिकेटर इतना यूज़ नहीं करता हूँ. सो जैसे मैंने आपको बताया ओनली यूज़ वॉल्यूम एंड RSI कभी कभी या फिर मूविंग एवरेज में खाली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ. सो उससे एक ओवरव्यू मिल जाता है मेरे को कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ चल रहा है. सो सिंपल सा अगर स्टॉक प्राइस इज वे अबव मूविंग एवरेज तो इट मीन्स दैट अपना ट्रेंड जो है बहुत सॉलिड. And okay, sorry. And if that stock price is below the moving average, so it means that जो अपना ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है. बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से मूविंग एवरेज को कौन से टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हो. जैसे आप 200 मूविंग एवरेज को 5 मिनट पे अप्लाई नहीं कर सकते तो उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. बट आप 200 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करोगे तो you'll have a good insight के स्टॉक कहाँ पे जा रहा है. सो इंडिकेटर्स में आई यूज RSI एंड मूविंग एवरेज, वो भी रेयरली. ओके. देन अपन जब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो ओके एक क्वेश्चन आया MA क्रॉसओवर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. ओके. सो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जिनको नहीं पता वो क्या होता है कि सपोज आप दो पीरियड के मूविंग एवरेजेस ले लेते हो. एक आप 10 पीरियड लेते हो और एक 20 पीरियड लेते हो. पीरियड का मतलब क्या होता है कि पिछले 10 दिन का एवरेज निकालते हैं एंड उसको चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं. तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए. तो सपोज जो शॉर्टर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज दैट इज 10 डे मूविंग एवरेज, जब वो आपके 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है from below, suppose this is the 20 moving average, this is the 10 moving average. So when this 10 moving average crosses the 20 moving average and इसके ऊपर आता है जब 10 moving average, तब लोग बाय करते हैं. and when the 10 moving average goes below the 20 moving average from top, तब लोग सेल करते हैं. अब मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो विपसॉस बहुत देता है. अब विपसॉस का मतलब क्या होता है कि सपोज मार्केट आपका फ्लैट चल रहा है तो होता क्या है बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पे बहुत ज्यादा हेवीली लूज कर देते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ क्रॉसओवर पे चलते हैं. तो होता क्या कि बहुत सारे क्रॉसओवर्स बीच में आते रहते हैं एंड वो लोग हर सिग्नल अगर लेंगे ना तो वो लोग बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि वो लोग लॉस में नेट वो लोग लॉस में रहेंगे. क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ही विद RSI टेकिंग इन प्लेस, फिर भी मैं नेट मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था. तो इसलिए मैं मूविंग एवरेज यूज नहीं करता. दूसरा रीजन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज ना करने का कि मूविंग एवरेज डिराइव करता है प्राइस से. अगर जो भी प्राइस होगा उससे मूविंग एवरेज बनेगा. आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे इस बात को कि प्राइस पहले आएगा फिर मूविंग एवरेज बाद में आएगा. तो मूविंग एवरेज टेक्निकली एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है कि भाव खत्म होने के बाद वो मूविंग एवरेज बनेगा. तो जब तक वो प्राइस मूव हो रहा है तब तक तो आप ऑलमोस्ट अपना आई थिंक क्या बोलते हैं मूवमेंट मिस कर चुके होते हैं. तो इसलिए मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज नहीं करता. सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड व्हाट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इज. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज दे कैन आस्क. ठीक है नेक्स्ट. ओके. मार्केट में काफी बार देखा कि मार्केट में काफी बार देखा है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स काफी वॉलेटिलिटी रहती है और बाद में फिर
2 बजे के बाद वॉलेटिलिटी है, तो ये टाइम फ्रेम क्या है? इन द सेंस बीच में कम, फिर वापस एंडिंग में ज़्यादा, फिर वापस मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ज़्यादा, तो ये चीज़ बता। ओके, सो मॉर्निंग में इसलिए वोलेटाइल रहता है कि आई थिंक या तो कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है मार्केट क्लोज के बाद, कोई एक बड़ी न्यूज़ आ गई कोई कंपनी के बारे में, या जो इंडेक्स का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है। सपोज अगर रिलायंस की कोई अच्छी न्यूज़ आई या बुरी न्यूज़ आई, जैसे भी रिलायंस इतने सारे डील्स कर रहे हो तो आपने देखा होगा मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप भी खुल रहा है हर बार, और वो गैप अप खुलने के बाद या तो फ्लैट रहता है या फिर वो नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉस होता है। सो द रीजन इज ओनली दैट कि आफ्टर मार्केट आज जो भी न्यूज आते हैं ना, उसका इम्पैक्ट प्री ओपनिंग में आता है। तो इसलिए मॉर्निंग का जो सेशन होता है वो बहुत वॉलेटाइल होता है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स, और उसके बाद मार्केट सेटल होता है। इसलिए आप यूजुअली देखोगे कि आफ्टर 10-10:30 टू 1 o'clock 1:30 या 2 तब तक मार्केट में इतना खास मूवमेंट नहीं होता। वो टाइम होता है जहाँ पे स्कैल्पर्स पैसा कमाते हैं। सो आई थिंक नाउ थोड़ा बहुत सेंस बनेगा कि जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो आई थिंक मोस्टली सब अवॉइड करते हैं, और जो 10:30 से 2 o'clock तक का टाइम होता है वो स्कैल्पर्स का टाइम होता है। तो वो लोग 3-3 मिनट या 1-1 मिनट में एंट्री ले लेके 50-50 60-60 100-100 पॉइंट लेके निकल लेते हैं। और जो एंड का होता है वो इसलिए वोलेटाइल होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स है तो वो या तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, जो शॉर्ट सेलर्स है या फिर वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाता है मार्केट में, कि सब लोग एक साथ अपनी या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने आ गए, या फिर जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो नई पोजीशन ले लेते हैं कि सपोज 3 बजे उनको एक कोई उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लॉन्ग आया, तो वो लोग बहुत सारे लोग लॉन्ग जाएंगे मार्केट में, और जैसे ही जो भी लोग लॉन्ग जाएंगे ऑब्वियसली कोई ना कोई होगा जो सेल कर रहा होगा। तो इसकी वजह से जो एंड में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम है और जो एंडिंग का टाइम है वो ऑब्वियसली मार्केट का सबसे वोलेटाइल टाइम रहता है। तो उस टाइम पे स्कैल्पर्स पैसा नहीं बनाते, जहाँ पे वो लोग बनाते दैट इज द मिड मिड टाइम, जहाँ पे मार्केट एकदम फ्लैट रहता है और वो लोग को अच्छी मूवमेंट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मिल जाती है। और अगर मार्केट की अगर बात करें तो जैसे इकोनॉमी तो काफी डाउन जा रही है, बट जैसे अपना मार्केट, अपना छोड़ो, बाकी जितने भी कंट्रीज का मार्केट है वो यूएस को फॉलो कर रहा है, और यूएस में इलेक्शंस है, इसलिए मार्केट अपना अप जा रहा है, या फिर कुछ कोई और रीजन है तो मार्केट अप इतना होने में? मेरे हिसाब से इट इज द रीजन इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक जब मार्केट क्रैश हुआ तब सब रिटेलर्स और सबको ऐसा लगा कि दिस इज द राइट टाइम, या तो अगर इसमें पैसा नहीं डाला तो आई थिंक मार्केट भाग जाएगा। तो द ओनली रीजन आई थिंक मार्केट इतना बड़ा वाज द फियर, कि सब लोग को लगा कि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो अगर आप डेटा देखोगे तो कोविड में भी कितने आई थिंक मोर देन 1 मिलियन अकाउंट्स, उससे भी ज्यादा आई थिंक अकाउंट्स ओपन हुए ज़ेरोधा अकेले के पास। सो यही बताता है कि व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी दिस इज अ स्कैरी सिचुएशन, कि सब लोग स्टॉक मार्केट में ही आ रहे हैं अभी। मतलब अभी ये कोविड से पहले इतने अकाउंट्स नहीं थे, मतलब सब लोग का बिजनेस चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। कोविड में क्या हुआ, सबका बिजनेस बंद हो गया, खाली स्टॉक मार्केट चल रहा था। तो सब लोग को एक पैसिव इनकम के सोर्स पे ये लगा कि हम लोग यहाँ पे पैसा डबल कर सकते हैं, तो काम हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो पैसा डबल करने के चक्कर में आए थे, वो वापिस अपने आई थिंक बिजनेस में जा चुके होंगे। ओके, सो कोई भी अपन स्टॉक मार्केट अपन खरीद रहे हैं तो उसका टारगेट और स्टॉप लॉस कौन से बेसिस पे अपन को रखना चाहिए? सो अगर आप कोई स्टॉक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:2 का हमेशा होना चाहिए। अब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मुझे मिनिमम मेरा टारगेट 100 पॉइंट रखना है। उसके नीचे अगर मेरे को लग रहा है कि मूवमेंट आएगी या फिर उतनी 100 पॉइंट तक मूवमेंट नहीं आएगी तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। अभी वो डिसाइड कैसे करते हैं कि मूवमेंट आएगी कि नहीं, वो अपन डिसाइड करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे एंड ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस, कि आपको वो स्टॉक का नेचर पता है कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। सपोज अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, हैवी वॉल्यूम्स होते हैं उसमें। तो वो ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपको इजीली पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब जो ऐसे एकदम ऐसे सुस्त स्टॉक है जो एकदम ऐसे फ्लैट चल रहा है अभी, तो इंडसइंड बैंक है। हालांकि उसमें इंट्राडे मूवमेंट बहुत होती है, बट नेट वो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे फ्लैट चल रहा है अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो उसका। तो मैं पहला मेरा स्टेप होता है स्टॉप लॉस। डोंट वरी अबाउट द प्रॉफिट, वरी अबाउट द स्टॉप लॉस। आपका प्रॉफिट अपने आप आपको मिल जाएगा।
होता क्या है कि सब लोग प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को टारगेट इतना चाहिए, मेरे को 100 पॉइंट 200 पॉइंट चाहिए, लेकिन वो स्टॉप लॉस भूल जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो जब आप ट्रेडिंग एक्चुअली में करोगे, अगर जहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा मतलब विद रियल मनी, तो जिस दिन आप रियल मनी के साथ ट्रेड करोगे, जो आपका एक इमोशनल इम्बैलेंस जो आएगा ना, वो बहुत गंदा होगा। मतलब व्हाट विल हैपन इज के मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होता था कि सपोज मैं एक ऑप्शन लिया, उसका प्रीमियम नीचे आ गया, तो मैं उसको भी एवरेज करता था। अब एवरेज का मतलब सपोज 100 रुपए का प्रीमियम था, तो मैंने 100 रुपए पे लिया, फिर वो 80 पे आया तो मैं 80 पे एक और लॉट लिया, फिर वो 60 पे आया तो मैंने 60 पे एक और लॉट लिया, और फिर मैंने 20 पे एग्जिट किया। अब इससे हुआ क्या कि जो मेरा टेक्निकली खाली 20 रुपए का लॉस था 100 से 80 का, वो मैंने 80 रुपए का कर दिया, धीरे 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 एवरेज डाउन करके। तो वो बहुत गलत है। आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा एकदम ज्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। हालांकि हर जगह ये बोलते हैं कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, बट कोई फॉलो नहीं करता। सबको लगता है कि ये ऊपर आएगा, मतलब वो लोग होप करते हैं कि भगवान मेरी सुनेगा और ये मार्केट ऊपर आएगा या फिर मेरा प्रॉफिट होगा। नहीं होता है ऐसा। तो आपको अपना स्टॉप लॉस Okay. फॉलो करना चाहिए, एंड टारगेट प्रॉफिट खाली स्टॉप लॉस का डबल पॉइंट ले लो। अगर आपको स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, 10-20 पॉइंट का होता है, तो उस हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ कि आपका टारगेट 40 पॉइंट हुआ। अगर आपके पास 2 लॉट है तो आप 40 पॉइंट पे पहला लॉट एग्जिट कर दोगे, फिर आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करोगे, फिर जब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते हो उस हिसाब से आपका टारगेट भी रिवाइज होता है। तो मेजरली फोकस कीजिएगा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे। आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा तो गलत बात नहीं है, बट 1:2 अगर मिले ना तो वो एक आइडियल होता है। लॉन्ग टर्म में आपको वो बहुत एक नेट सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ेगा। या कुशल, काफी सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स है जो आते हैं और स्टार्टिंग में इंट्राडे कर लेते हैं, एंड उनको टेक्निकल एनालिसिस, उनको चार्ट्स का कोई नॉलेज नहीं होता और काफी सारा एंड अप में काफी सारा लॉस लेके निकलते हैं। सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कि न्यू इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और मार्केट्स में पेशेंस कितना होना चाहिए, और पेशेंस का क्या तजुर्बा? ओके, सो पहली गलती तो वो लोग जो न्यू इन्वेस्टर ट्रेडर्स करते हैं वो होता है कि वो आर्ट को सीख के नहीं आते। टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट, एंड आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक वो होती है। तो सब लोग बिना सीखे आते हैं मार्केट में, मतलब मैं भी बिना सीखे ही आया था, बट ऐसा नहीं कि मैं आते ही पैसा डाल दिया। टेक्निकल एनालिसिस मैंने सीखा, 6 महीने बाद मैंने पैसा डाला, फिर भी सारे पैसे उड़ा दिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 6 महीने सीखने के बाद अगर ये हो सकता है, तो जो भी लोग नए नए आ रहे हैं वो लोग कितना पैसा गवा सकते हैं। सेकेंड रीजन है लेवरेज। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने इतना हैवी लेवरेज लेके मुझे लाइक आई किल्ड माई सेल्फ, और मैंने अपना पूरा कैपिटल ब्लो अप कर दिया। अकाउंट और सब कुछ मैंने उड़ा दिया था, पापा के पैसे सब उड़ा दिए थे। उसके बाद मुझे एक्चुअल सीखने को मिला कि गलती क्या हुई। हाँ, तू सेकंड तो लेवरेज हो गया, सॉरी। थर्ड होता है कि आप कोई सारे बंदे अपने ट्रेड्स को बैठ के एनालाइज नहीं करते। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आपको अपना ईगो जो है, मेल ईगो या जो भी है, वो आपको साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि अपना ईगो बीच में बहुत आता है कि साला अपन को कैसे लॉस हो गया, अपन एकदम मुंबई की भाषा में बोलने लग जाते हैं कि मेरे को लॉस कैसे हो सकता है। तो वो बहुत होता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ट्रेड्स को एनालाइज करना, कि जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं दिन के, वो आप लिखो और उसको बैठ के एनालाइज करो कि लॉस क्यों हुआ। या तो मेरा स्टॉप लॉस गलत था, या मेरी टाइमिंग गलत थी, या क्या था। तो वो करना होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो पहला, लर्न द आर्ट। दूसरा, डोंट टेक लेवरेज। तीसरा, एनालाइज योर ट्रेड, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ कि क्यों होता है ये 3 चीज अगर, और चौथा स्टॉप लॉस, कि कोई स्टॉप लॉस नहीं रखता। अगर आपने ये 4 चीजें कर ली तो आई डोंट थिंक आपको इतना हैवी लॉस होगा इनिशियल ईयर्स में। ऑब्वियसली लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आपको लॉस जरूर होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका 100% हिट रेशियो। इवन वॉरेन बफेट का हिट रेशियो 50% है। तो अगर अपना 20-30% भी है और अपन अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इट्स वेरी सिंपल कि अ गाय विद 80% हिट रेशियो, मतलब उसके 10 में से 8 ट्रेड करेक्ट होते हैं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस है ही नहीं। और आपका 50% हिट रेशियो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। तो अगर आप 5-10 साल में देखोगे तो आप उससे बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाओगे।
हालांकि उसके 10 में से 8 ट्रेड करेक्ट होते हैं, लेकिन वो क्या होता है उन 8 में से वो 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं रखता, जिसकी वजह से उसका अकाउंट उड़ जाता है पूरा। सो आई थिंक ये 4 चीजें अगर आप सब करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रेडिंग में। मार्केट में हम देखते हैं काफी बार क्या होता है कि जैसे कि रियल मनी है तो थोड़ा से भी 2-3% अगर डाउन हो जाए तो माइंडसेट एक कहता है कि आप बेच दो। तो मार्केट में एक माइंडसेट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए एकदम, और कैसे अपन जैसे कई बार फेलियर्स भी होती है, कई बार सक्सेस भी होती है, तो फेलियर्स को अपन कैसे हैंडल करें, उस टाइम अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे अपने को आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए जैसे सर। सो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेड लाइक अ रोबोट। आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट आया तो जिस दिन आपको प्रॉफिट आया उस दिन अगर आप खुश हो गए ट्रेडर नहीं, और जिस दिन आपको लॉस आया और अगर आप दुखी हो गए तो आप फिर भी ट्रेडर नहीं हो। मेन होता है कि प्रॉफिट आके खुश नहीं होना, कि एकदम स्टेबल रहना कि ठीक है प्रॉफिट आया, अगले ट्रेड में क्या पता लॉस भी आ जाए। तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था, एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 3 हफ्ते पहले मैं रिसेंटली ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया था, तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स तभी भी की थी। उससे हुआ क्या कि जो मेरा अकाउंट था, आई थिंक मैंने एक ही ट्रेड में सपोज 5000 का एक कॉल ऑप्शन था और मैंने कुछ गलती से मैंने गलत लेवल पे कॉल बाय कर लिया था। अब उससे हुआ क्या, मार्केट ने एक बैंक निफ्टी में मैंने लिया था तो एक सडन बिग कैंडल आई, तो जिसकी वजह से मेरे वो 5000 1500 हो गए थे, मतलब कुछ 3-4 मिनट के अंदर अंदर। तो अब इस सिचुएशन में पता है कैसे रिएक्शन होगा कि भाई लुट गया, मैं तो गया। और मैंने क्या किया, मैंने वो पोजीशन एग्जिट कर दी। ये गलती मैंने भी की रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले, तो ये गलती मैंने भी किया। अब उसके बाद क्या हुआ, एंड में मार्केट रिवर्स खा गया और जो मेरा वो प्रीमियम था आई थिंक वो डबल हो चुका था, और अगले दिन अगर मैं होल्ड करता तो वो 4 गुना हो चुका था प्रीमियम। एकदम एक्चुअल एग्जांपल है ये। तो अभी भी मैं उतना बोलता हूँ कि मैं खुद अभी भी इतना एकदम ऐसे रोबोट टाइप ट्रेडर नहीं बना हूं। तो वो धीरे धीरे कोशिश जारी है। उसका स्टेप होता है मेडिटेशन करना। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन से मेरे ट्रेडिंग में बहुत हद तक एक ह्यूज बेनिफिट दिया है कि मैं बहुत ज्यादा काम हो गया हूँ। मैं ट्रेडिंग को ऐसे एकदम ऐसे इमोशनल इम्बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो धीरे धीरे आई थिंक विद एक्सपीरियंस और विद प्रैक्टिस चला ही जाएगा। तो दैट इज हाउ यू नीड टू बी। मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो, और जो भी ट्रेड हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डोंट रिएक्ट। खाली स्टेबल रहो कि ठीक है प्रॉफिट हो गया अच्छी बात है, लॉस हो गया अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर जो लॉस है उसको एनालाइज करो, प्रॉफिट है तो मजे करो, ऐसा। काफी एक बड़े इन्वेस्टर, हेज फंड इन्वेस्टर मैनेजर रे डैलियो ने भी ये कहा है कि अपने इंटरव्यू में कि वो डेली मेडिटेशन करते हैं, एंड वो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं। तो वो बंदा बोल रहा है तो फिर बाकी सबको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं अपन। उससे पहले किसी के क्वेश्चंस हो जो कि मुझे प्राइवेटली तो भेज ही रहे हैं, बट अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अक्षय वडेरा, उनके क्वेश्चन है कुछ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट डज इट कुछ आया आई थिंक, हाउ डू वी नो एट व्हाट प्राइस वी शुड बाय एंड सेल अ स्टॉक। ओके, so Himanshu, the price levels are decided on the based of charts. So जैसे मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ जो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे हो। आई थिंक एक बार मैं ट्राई करता हूँ मेरा अगर स्क्रीन शेयर हो रहा हो तो। हाँ, सो आई कंटिन्यू टिल देन। तो जो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे हो ना, वो बहुत मैटर करता है। इज द स्क्रीन विजिबल? या परफेक्ट। सो नाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ मच बेटर वे। आईसीआईसीआई बैंक का ये चार्ट है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट जब टूटा था, सो इसका जो पहला पॉइंट रिवर्सल का था, मतलब जहां से शेयर प्राइस ऊपर आया, वो ये पॉइंट था, दिस पॉइंट। ठीक है, एंड थोड़ा ऊपर गया इधर तक, आई थिंक 361 तक गया। देन अगेन ये यहाँ नीचे तक आया। सो दिस वाज द सेकंड सपोर्ट एरिया। मेरा 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 प्राइस यहाँ पे भी मिस हो गया, मैं यहाँ पे ले नहीं पाया।
और शेयर प्राइस ऊपर भाग गया। लेकिन जब ये तीसरी बार यहाँ पे इस पॉइंट पे ही आया, सिमिलर पॉइंट, अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक रेंज बना देता हूँ कि ये इसका सपोर्ट लेवल था कि ये पहली बार यहाँ से बाउंस किया, फिर दूसरी बार यहाँ से बाउंस बैक किया, एंड फिर तीसरी बार इसी लेवल पे आया। तो मैं ये लेवल में मिस नहीं किया। फिर मैं ये लेवल पे थोड़ा कन्विक्शन आया कि अगर 2 बार उसी प्राइस पे आके बाउंस बैक कर रहा है तो तीसरी बार प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां से बाउंस बैक करेगा। सो दिस वाज माय बाइंग पॉइंट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर आप देखोगे मैं 289 या फिर 295 अराउंड मैंने एंटर किया, एंड देन उसके बाद स्टॉक प्राइस अच्छा खासा चढ़ चुका था। तो मैंने अभी तक होल्ड नहीं किया क्योंकि मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो मैं एग्जिट कर चुका था आई थिंक 365 अराउंड। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखो तो यहाँ से अगर आप 365 जाओ तो भी आई थिंक 20-25% रिटर्न आ चुका था आईसीआईसीआई बैंक में। और बहुत कम टाइम था, आई थिंक 22 में से लेके 4 जून, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या बोलते हैं रिटर्न जनरेट हो चुका था। तो ये सपोर्ट लेवल होता है। अब सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल क्या है, मेरा रिसेंटली मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है ये कि आईसीआईसीआई बैंक अपने इस लेवल से, दिस इज द फर्स्ट लेवल जहां से शेयर प्राइस टूटा, और आई थिंक दिस कैन बी द सेकंड लेवल। अब मैंने ये दिस कैन बी क्यों बोला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर भागेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप जूम करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि शेयर प्राइस यहाँ से नीचे आया, क्योंकि इसका रिसेंट हाई 396 है और अभी चल रहा है 381 पे। तो एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तो इसमें फिर आप या तो पोजीशन अभी तो वैसे लोगे नहीं, तो आप पोजीशन कब लोगे, जब आपका ये रेजिस्टेंस एरिया तोड़ेगा। तो जब शेयर प्राइस ये तोड़ता है तब मैं आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली एंटर करूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत अच्छा बैंक है। तो फंडामेंटल्स, अब मेरे फंडामेंटल्स ये होते हैं कि ओवरऑल बैंक कैसा है। अगर ठीक है, इतना लॉजिक सबको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा है और प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक है जो लीड करते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया तोड़ता है 400 के ऊपर तो मैं 400 के ऊपर बाय करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस, अब जब एग्जांपल ले लिया तो मेरा स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस कैसे सेट करूंगा। तो स्टॉप लॉस मैं यूजुअली सेट करता हूँ 7 to 8% फ्रॉम द बाय प्राइस। तो अगर मेरी बाय प्राइस सपोज यहाँ 400 के ऊपर है तो आई थिंक 407.5 ले लेते हैं, यहाँ से लेके 8%। सो 8% अपना एग्जैक्ट या रफली अराउंड होगा इतना। तो जब आईसीआईसीआई बैंक 370 अराउंड आएगा तब मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब इक्विटी में मेरा टारगेट सेट नहीं करता। अब मैं टारगेट क्यों सेट नहीं करता, क्योंकि इक्विटी का मूवमेंट बहुत स्लोली आता है। तो हो सकता है 5-10 दिन आपका शेयर प्राइस एकदम फ्लैट रहे, तो उससे आपको मूवमेंट नहीं आएगी। सपोज आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे ऊपर आके ऐसे होता है खाली और फिर शूट अप करता है। अब उस चक्कर में होगा क्या कि जो मेरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे, वो लोगों को लगेगा कि स्टॉक में दम नहीं है, बट एक्चुअली वो स्टॉक में दम होता है तभी वो फ्लैट चल रहा है, वरना वो कब का नीचे गिर चुका होता। तो रीजन बीइंग वो फ्लैट चल रहा है कि लोग धीरे धीरे अपना पैसा अक्यूमुलेट कर रहे हैं उस स्टॉक में। तो इसलिए मैं टारगेट सेट नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल मेरे बाय प्राइस से यहाँ से सपोज 20% मेरा पहला यूजुअली ऐसे रफली अराउंड टारगेट होता है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक 490 पे आता है तो सपोज अगर मेरे पास 100 स्टॉक है तो मैं उसमें से 25 या 30 स्टॉक एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, फिर अगर सपोज अभी चल रहा है शेयर प्राइस इधर इस एरिया में, तो आई थिंक 490 बोलते हैं, अगर 490 पे चल रहा है शेयर प्राइस तो यहाँ से फिर मैं मेरा स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा कि अब यहाँ से 8% जो होगा ना वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर 453 पे आ गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अब इससे इसका बेनिफिट क्या है कि मैंने बाय तो किया था 400 पे, जो मेरे ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक पड़े हैं 70 या 60 स्टॉक जो भी मेरे पास बचे हुए, वो भी मेरा लॉस में नहीं जाएगा, वो मेरा नेट प्रॉफिट में होगा। सो दिस इज द लॉजिक कि मैं किस बेसिस पे वर्क करता हूँ। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ये एरिया है यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो स्टॉक प्राइस हो सकता है ऊपर जाएगा यहाँ तक, या हो सकता है यहाँ तक जाएगा। तो जो भी जहाँ पे भी जाए मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा, खाली मेरा स्टॉप लॉस 8% होगा, दैट्स इट। तो ये है कि कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए। या खुशहाल, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जैसे investing.com, टिकट टिप, स्क्रीनर्स, तो वो लोग मनी कंट्रोल, तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखा हुआ होता है, वो अपने हिसाब से आवर्ली, 1 डे, तो ये इन सब पे रिलाई करना चाहिए या नहीं, या फिर अपने खुद के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना चाहिए?
तो वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे निकालते हैं। वो गलत नहीं है, पिवट पॉइंट्स बहुत अच्छा इंडिकेटर है और मैं भी खुद पर्सनली भी पिवट पॉइंट्स यूज करता हूँ। पर होता क्या है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं ना, तो अपन एज अ ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी लूं, ये मानूं कि ये मानूं या ये मानूं। तो मैं पर्सनली उन सब पे रिलाई नहीं करता। मैं खुद का सपोर्ट, जैसे आपको मैंने अभी बताया आईसीआईसीआई बैंक का, तो मैं खुद या का सपोर्ट आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं खुद का रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करता हूँ और उसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो मैं आवरली पे भी बनाता हूँ। सपोज अगर बैंक निफ्टी या फिर कुछ है तो मैं उसको आवरली पे भी बनाता हूँ, 15 मिनट्स पे भी बनाता हूँ और 3 मिनट्स पे भी बनाता हूँ। बट मैं खुद के मानता हूँ, मैं ऐसे उनका मतलब विश्वास नहीं करता, बट मनी कंट्रोल या जो भी है ऐसा। ओके। जब अपन टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन एक्शन की बात करें, प्राइस एक्शन की बात, तो इन सब को सीखने के लिए कोई अच्छी बुक्स या फिर यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपने एक बुक बताया, और यूट्यूब पे चैनल भी काफी सारे लोग सिखा रहे हैं, तो ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स आपको ध्यान में यूट्यूब चैनल पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखा रहा, मतलब एक दो चैनल है टेक्निकल जो, एनालिसिस? या हाँ बट एक दो चैनल है जो थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। मतलब कोई ऐसे चैनल नहीं है। आई थिंक बुक से ही अच्छे से सीख सकते हैं, एंड वो ही मेरे हिसाब से एक ये बुक है और एक और बुक है, दैट इज जापानीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसन। जापानीज? या ओके। तो वो ये दो बुक अगर आप पढ़ लोगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई यूट्यूब चैनल या किसी की जरूरत पड़ेगी। एंड फिर भी आपको प्रैक्टिकल कुछ चाहिए हो तो कभी भी मेरे को मैसेज कर देना, तो आई हेल्प यू आउट के कौन सा सपोर्ट लेवल, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो जिससे आपके जो या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। या जैसे निफ्टी बैंक में अपन देखें, निफ्टी बैंक, उसमें 1 डे के चार्ट अपन लगाए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाए, तो उसमें काफी सारे कैंडल होते हैं, जैसे डोजी कैंडल हो गया या फिर हैमर कैंडल हो गया। तो वो सब कैंडल, वो जो कैंडल, वो सब सही होता है या फिर उस पे मतलब उसके ऊपर, उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, जैसे यस, तो या डिफरेंट क्लोजिंग डिफरेंट पे? कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। दोजी जो है वो खाली इंडेक्स 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 पे वर्क करता है। इट विल ओनली वर्क ऑन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, वो स्टॉक्स पे अप्लाई नहीं होता। मतलब दोजी क्या होता है, आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। ओके, सो दोजी होता है जहाँ पे आपका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम लेवल पे हो, तो आपके बहुत सारे विक्स बन जाते हैं, उसको अपन दोजी बोलते हैं, और वो एक काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है What is ऐसा। तो दोजी तो वो हुआ। दूसरा पैटर्न आपने कौन सा बोला? हैमर। तो हैमर भी हैमर? एक हाँ, तो हैमर भी एक काइंड ऑफ वही होता है कि एक रिवर्सल पैटर्न ही होता है जिससे आप कर सकते हो। अब बात ये आती है कि आपको उस पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। तो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रीजन बीइंग के दैट इंडिकेट्स अलग अलग एस्पेक्ट होता है। अगर हैमर आप लो तो हैमर आपका बताता है कि वो एक सेलिंग प्रेशर बताता है कि अगर आप उसके हाई से आपका जब आप क्लोज मेजर करते हो तो दैट इज अ सेलिंग प्रेशर। तो सिर्फ उस बेसिस पे डिसीजन लेना एक बहुत गलत चीज होगी। तो आई डोंट रिकमेंड कि सिर्फ उस बेसिस पे, वो एक सेकेंडरी या फिर थर्ड कंफर्मेशन हो सकता है आपके लिए, बट कंप्लीटली उस पे करना नहीं होता। ओके, एक क्वेश्चन अभी आया है अक्षय 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 लटके से। व्हाट इज रिवर्स प्राइसिंग? या व्हाट इज रिवर्स? प्राइसिंग, एक सेकंड। रिवर्स ट्रेडिंग, अच्छा, ओके। सॉरी, रिवर्स ट्रेडिंग, सॉरी सॉरी। हाँ, या तो रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि सपोज आपका फ्यूचर्स में आपने ट्रेड कर रहे हो आप, और आपका आपने फ्यूचर्स बाय किया एक लॉट, जितने भी लॉट सपोज आपने बाय किया है, तो आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए वो सेल करना होता है, फिर एग्जिट करना होता है। दैट इज रिवर्स ट्रेडिंग। जो आपकी करंट पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना इज नोन एज रिवर्स ट्रेडिंग। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक और और है। है चैट It's, में, हाउ टू डू it's, पेपर ट्रेडिंग। ओके, सो पेपर ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। मैंने आई थिंक 3-4 महीने जो मैंने भी पेपर ट्रेडिंग की हुई है, सो इसमें बहुत सिंपल होता है कि आप अपना लेवल एक बुक लीजिए, आप अपना लेवल आइडेंटिफाई कर लिए कि मेरे को इस लेवल पे बाय करना है, इस लेवल ये मेरा स्टॉप लॉस है और मैं इस लेवल पे सेल करूंगा। तो जब आपको खाली मैनुअल बनाना है कि इस दिन मैंने ये ट्रेड बाय किया, इस प्राइस पे, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है। सो दैट्स इट। पेपर ट्रेडिंग यही होती है कि आपको खाली एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आप कौन से लेवल पे बाय कर रहे हो, कौन से लेवल पे सेल कर रहे हो। एक और कॉलम बना देना परसेंटेज रिटर्न का, कि आपका परसेंटेज रिटर्न क्या आया उस पर ट्रेड में, और फिर 1-2 महीने बाद देखना कि आपका एवरेज रिटर्न क्या आया। अगर आपका एवरेज मंथली रिटर्न 3% या 4% है तो बहुत अच्छी बात है।
उससे अगर कम है तो ट्राई कीजिए लेवल, उस लेवल तक आओ के 2% 3% महीने का ओवरऑल निकाल सको। ओके, खुशहाल, आपके हिसाब से एक एक बेस्ट ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या हमको चाहिए? व्हाट डज इट टेक्स टू बी ए गुड ट्रेडर बाय अक्षय वडेरा? So all you require is discipline, patience, that's it. I think ये दो qualities अगर हो तो anyone can be a good trader. Discipline in terms of जैसे मैंने आपको बताया कि stop loss को कैसे आप लोग को respect करना चाहिए, तो discipline in terms of that, and patience in terms of result, कि आपको result overnight कभी नहीं मिलेगा, it will take a lot of time. मैं भी अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मुझे भी अब ऐसा नहीं है कि मैं इम्पेशेंट होकर बैठ जाऊं कि भाई मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा, वैसा नहीं होगा। आई थिंक 3-4 हो सकता है मेरे को अभी से भी मेरे को 5 साल लग जाए एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनने में। सो वो पेशेंस होना चाहिए और वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं अपनी सारी जो भी चीजें हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करूं। दैट्स इट। ये दो क्वालिटीज अगर हो तो कोई भी अच्छा ट्रेडर बन सकता है। और एक अच्छे ट्रेडर के लिए पूरे दिन में कितने आवर्स इन्वेस्ट करने चाहिए आपके हिसाब से? नाइस क्वेश्चन। सो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या फिर ट्रेडिंग ही एज अ करियर ऑप्शन लेना जैसे मैंने लिया है, तो देयर इज नो लिमिट। मतलब दिन में तो मैं यूजुअली देता हूँ 14 to 16 आवर्स, तो मैं उतना देता हूँ। तो ये आई थिंक यहाँ पे अक्षय वादेरा मेरा फ्रेंड है, उसको पता है कि मेरा ओके वर्क एथिक कैसा है। ओके, तो ग्रेट। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग और वो सब में जाना है तो आई थिंक दैट इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ आवर्स। जैसे अपन बिजनेस करते हैं तो वैसे भी अपन 9 to या 10 to 9 इतना तो बैठता ही है, टेक्सटाइल में या कहीं पे भी जाओ। तो हर जगह आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स तो आपको पुट इन करने ही पड़ेंगे कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। तो मार्केट आवर्स तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, 9 to 3 सॉरी। उसके बाद जो पोस्ट मार्केट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो वो ट्रेड आपने क्यों लिया, जो ऐसा मैंने आपको बताया जर्नल, तो वो जर्नल पूरी आपको रेडी करनी पड़ती है कि व्हाई डिड यू टेक दैट ट्रेड। सेकेंडली मार्केट आवर्स के बाद आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स कल के लिए लेने, क्योंकि होता क्या है कि इक्विटी में आपको डेली देखना पड़ता है। जैसे मैं डेली 1500 से 2000 चार्ट देखता हूँ, तो उसमें मैं ये एनालाइज करता हूँ कि उन उन स्टॉक्स के बाद मेरे पास कुछ 10-15 स्टॉक ऐसे बचते हैं जो इन्वेस्ट करने लायक होते हैं। फिर मैं उसका नेट प्रॉफिट देखता हूँ, जो भी डेट है जो भी देखता हूँ, उसके बाद मैं कट डाउन करता हूँ वो 15-20 स्टॉक को 10 स्टॉक में। और अब 10 स्टॉक सारे के सारे खरीदने के पैसे तो होते ही नहीं है, तो वो 10 स्टॉक में से भी फिर रिफाइन करना पड़ता है कि ये 3-4 स्टॉक अब मेरे को फाइनली लेने हैं जो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा है और जिसका शेयर प्राइस एकदम ज्यादा ना हो। हाँ, मैं शेयर प्राइस के बेसिस पे कभी भी स्टॉक लेता नहीं हूँ, बट ऐसे जैसे कभी फॉर एग्जांपल अगर कभी एमआरएफ जैसा कोई शेयर आया होता जिसका 15,000 शेयर प्राइस होता, तो मैं वो कभी नहीं लेता, क्योंकि होता क्या है फिर आपको वे करना पड़ता है कि कौन सी उसी टाइप की अपॉर्चुनिटी कौन से दूसरे स्टॉक में है जो 100 या 200 रुपए पे चल रही है। तो दिस इज हाउ यू ग्रो एज अ ट्रेडर, कि आपको नंबर ऑफ आवर्स कंसिस्टेंटली देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज जोश जोश में 12 घंटे कर लिया फिर एक हफ्ता तक कुछ किया ही नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करना बहुत जरूरी है। या कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है अक्षय से। हाउ डू यू नो व्हेन टू एग्जिट योर पोजीशंस if you are an intraday trader? Then when should you book your profits? After a certain percentage or a certain indicator? Yeah, So Kushal. that depends आपका स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप मूविंग एवरेज या ये सब पे काम कर रहे हैं तो देन यू शुड एग्जिट बेस्ड ऑन इंडिकेटर। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन जैसे मैं करता हूँ वैसे कर रहे हैं तो आपको मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का समझाया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर 50 पॉइंट का रिस्क है तो 100 पॉइंट का रिवॉर्ड होना चाहिए, तो उतना टारगेट लेके आप निकल सकते हो। सो आई थिंक दैट डिपेंड्स आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हो, और अगर स्ट्रैटेजी वाले ट्रेडर हो तो आपका जो भी इंडिकेटर है और आपका जो भी है, आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन से इंडिकेटर पे एग्जिट करना है। Yeah. Okay. हाँ, रौनक का क्वेश्चन है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। क्या क्वेश्चन है? फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें? हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग? ओके। कुछ
सो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए द utmost like important criteria, जैसे मैंने यूएस JINR में 2-3 ट्रेड्स किए हुए, तो उसमें यू नीड टू फर्स्ट लर्न द बेसिक्स, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था फॉरेक्स। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पिप्स करके एक टर्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ मेनी पिप्स आप बैक कर पा रहे हो ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए सिमिलर, आई मीन यू शुड नो हाउ टू सी चार्ट्स, एंड वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे होता है, या तो 5 मिनट या 15 मिनट या फिर 4 घंटे, लाइक दीज 3 टाइम फ्रेम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो 4 घंटे पे लोग फॉरेक्स का डिसीजन लेते हैं, या फिर 15 मिनट, या फिर 3 मिनट में। तो आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, चार्ट्स आना चाहिए देखना। Yeah, Kushal. Any questions until now? Up to now? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मींस मैंने अच्छा समझाया। सही है। एक क्वेश्चन है मितेश का और तन्मय का, आईपीओ के बारे में। या आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओके। तो आईपीओ डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आ रहा है। लाइक आपको डीआरएचपी एक उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है आईपीओ का, कि कंपनी में क्या चल रहा है, एंड वो जो भी एनालिसिस है वो आईपीओ का आप कर सकते हो। बट अब लेना चाहिए या नहीं, दैट इज लाइक योर कॉल। लाइक आईआरसीटीसी जैसा आईपीओ हो जिसका मोनोपोली हो, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। बाकी जो भी कंपनीज आ रही है, यू विल हैव टू एनालाइज देम एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली कि इज इट अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन और नॉट। एक और क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, can you recommend any platform other than TradingView for paper trading? So I think DefineEdge का सॉफ्टवेयर है एक, Upstra करके, I'll just write it on the chat और आप एक बार देख सकते हैं। वो थोड़ा एक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आपको पेपर ट्रेड करना हो, कि अगर आपको सीखना हो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन मूव कैसे करते हैं, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट उसमें लिमिटेशन है कि आप खाली 2 ही ट्रेड तक ले सकते हो। तो आई थिंक वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। और टेक्निकल एनालिसिस इन सबको कंपेयर करने के लिए, या फिर अपने आप को मतलब इस पे अपन चार्ट देखने के लिए कौन सी वेबसाइट्स अच्छी है? तो पहली वेबसाइट जो मैं रेफर करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू है। दैट इज द सोल वेबसाइट आई रेफर। सेकंड दूसरा प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ जेरोदा, जो उसका काइट सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छा है। लाइक उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू एंड जेरोदा, जो आई थिंक सबको यूज करना चाहिए। या सो फिलहाल तो लगभग सबके क्वेश्चंस आ गए हैं, और किसी को पूछना है तो बता सकते हो, अभी पूछ सकते हो अभी। या एनी क्वेश्चन? Okay, can you suggest a combination of indicators that works well together? Combination. that works well together. हाँ, और सब जितने भी लोग हैं सब अपनी वीडियोस ऑन करो। अब तो कोई नहीं है यार, सबसे अब तो बहुत कम लोग हैं, अब तो ऑन कर लो वीडियो। हाँ, 20-22 लोग अभी भी शायद। या ओके। हाँ, मतलब हो तो सही, या फिर तुम ऑन करके चले गए? काफी लोग तो ऐसा होता है कि सुमित्रा पटेल लिखा होता है, बट होता सुमित पटेल है, बट ठीक है, पता नहीं। ओके, एनीवेज। Okay, सो अब why so? अक्षय का क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, उसका क्वेश्चन क्या था वो? अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स। सो डिपेंड्स, अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर हो तो एडीएक्स बहुत अच्छा इंडिकेटर है यूज करने के लिए, और उसके साथ यू कैन यूज मूविंग एवरेज। सो एडीएक्स एंड मूविंग एवरेज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड सेकेंडली आई थिंक अगर आप वॉल्यूम वाले ट्रेडर हो गए, प्राइस एक्शन हो, तो आई थिंक वीवैप करके एक इंडिकेटर है जो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, दैट वर्क्स रियली वेल। मतलब मैं पर्सनली वीवैप भी यूज करता हूँ, खुद ही मैं वीवैप यूज करता हूँ पर्सनली। आई थिंक वीवैप एक यूज करना चाहिए। और फिर इंडिकेटर्स फिर वापस वही बहुत सब्जेक्टिव होता है। अगर आपको एकदम ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, अपने डॉनचेन चैनल है, अपना बॉलिंजर बैंड्स है, ये सब, अब उसका फिर इंडिकेटर्स तो मैं आपको बता दूंगा, बट जो उसका यूसेज है वो आई थिंक थोड़ा विद एक्सपीरियंस ही आता है कि आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है। जैसे मेरे लिए डॉनचेन चैनल वर्क करता है, वीऐप वर्क करता है, और वॉल्यूम वर्क करता है। मैं बाकी और कुछ देखता नहीं हूँ। सो दैट इज इट। Okay. एक और क्वेश्चन आई थिंक। Okay, should we follow the target given by CNBC business? Okay.
इसने पूछा should we हिमांशु follow? सर। हाँ, सो हिमांशु सर, अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आपको पता होगा आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बता एक बार प्रियांशु, एक बार रिकॉर्डिंग लाइक आई थिंक वी शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देना। यूज ऑन zigzag इंडिकेटर। ओके, तो zigzag इंडिकेटर ज़ेरोधा में भी है। मैंने zigzag इंडिकेटर पे पूरा बैक टेस्ट किया है बैंक निफ्टी। सो आई थिंक आई विल शेयर इट विद भावुक। यस, दैट इज द नेम। तो मैं भावुक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप दीक्षित से मेरा नंबर ले लीजिए। अब zigzag इंडिकेटर भी लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि होता क्या है कि जब वो जो जिनको नहीं पता है, zigzag इंडिकेटर इज लाइक अ प्राइस मूवमेंट, के जहां जहां प्राइस जाएगा वहां वहां वो लाइन खींचता है। अगर सपोज आपका शेयर प्राइस ऐसे चल रहा है तो zigzag इंडिकेटर भी सेम चलेगा। तो रीजन अब इसका भी सेम सिमिलर लॉजिक है कि वो लैगिंग इंडिकेटर इसलिए क्योंकि वो प्राइस के बाद फॉर्म होता है। तो अगर आप भावुक इफ यू विल गो ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, और अगर आप zigzag इंडिकेटर डालोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। रीजन बीइंग कि जब वो नया जब ट्रेंड बनेगा, सपोज डाउन ट्रेंड एक zigzag बन रहा है और फिर जब वो अप ट्रेंड में आता है ना, तो आप ऑलमोस्ट अगर आप कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो वहां पे अच्छा खासा चंक मिस कर जाते हो। अब क्योंकि होगा क्या कि सपोज अगर शेयर डाउन ट्रेंड में, तो जब वो अप ट्रेंड में आएगा तो एटलीस्ट 4-5 कैंडल फॉर्म होगी, तब उसका अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है zigzag, और उसके बाद वो एक लाइन बनती है। तो आप जब तक वो आइडेंटिफाई करेगा तब तक आपका मेजर चंक मिस हो जाएगा। तो zigzag आई थिंक अवॉइड कर कीजिए यूज करना। अगर आपके लिए काम, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू देन इट इज वेल एंड गुड। मैं आपको मेरा बैक टेस्ट जो रिजल्ट है वो आई विल शेयर इट विद यू। अगर आई थिंक आई हैव, मेरे पास वो होगा बैक टेस्ट रिजल्ट, आई विल शेयर इट विद यू। okay. So और कोई questions? लगता नहीं होंगे, मैंने इतना बोला है। Hey, questions. Okay, looking for discount broker. Which is better according to you? Zerodha or Upstox? तो अपस्टॉक्स में पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनके इंडिकेटर्स और वो सब में। तो आई थिंक ज़ेरोधा बेटर है। ऑब्वियसली ज़ेरोधा में भी बहुत इश्यूज होते हैं, बट रीजन बीइंग वो लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स है तो उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकेस कभी एक्सपायरी के दिन अगर आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि बुरा है। मैं पर्सनली ज़ेरोधा प्रेफर करता हूँ। आई विल सजेस्ट यू फ्रॉम ज़ेरोधा। Okay. एक और क्वेश्चन है अक्षय वडेर का। Can you please explain and share your views regarding the recent changes applying from 1st August, where it states that you cannot buy share from the sale proceeds until T+2, and does that circular have any effect for FNO and intraday trading? Okay, so अभी जो सर्कुलर आया है तो what it says is कि अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड करके रख रखी है तो आप उसको तब तक जो उसका जो वैल्यू होगा, सपोज आपने 100 पे बाय किया और आपने 200 पे सेल किया, जो बीच का 100 का प्रॉफिट है वो आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके अकाउंट में आता नहीं है। और वो कब आता है? T+2 डेज के बाद, जब आपका सब सेटल होता है। तो दैट इज द न्यू रूल बाय सेबी जो आया है। इट वोंट अफेक्ट एफएनओ एंड इंट्राडे एट ऑल। तो खाली पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है, या फिर जो भी ऑप्शन राइट करते हैं ना, दैट ऑप्शन सेलिंग एफएनओ एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में ये रूल इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर में आई वाज आल्सो वेरी टेंस्ड कि अगर ये रूल इंट्राडे और उसमें आता है तो आई थिंक मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है तो यू विल हैव टू हैव 10 लाख, जिससे आप अपना ट्रेडिंग को सस्टेन कर सको। Okay. एक हर्षिल का क्वेश्चन है, हर्षित सागा। What time frame should be used for intraday? हाँ, तो टाइम फ्रेम दैट डिपेंड्स हर्षित कि आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आई थिंक 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम बेटर है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो इंट्राडे में ही तो 15 मिनट्स सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है, क्योंकि उसमें विप्सॉस कम होते हैं ना, आपको अच्छे से सब मिल सकता है। तो आई थिंक दैट इज बेटर। Okay. और कोई किसी के क्वेश्चंस? आई थिंक सब क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और बहुत जल्दी हो चुके हैं सारे। सो और किसी के क्वेश्चंस हो तो आप बता दीजिए। इतनी अच्छी तरह से समझा है कि किसी के डाउट्स ही नहीं रहे, सबके सब क्लियर हो गए। या व्यूज ऑन टुमारो। ओके, व्यूज ऑन टुमारो। हर्षित का मेरे को पता होता अगर मार्केट कहाँ जा रहा है तो मैं पोजीशन लेके बैठा होता ना, या तो मैं लॉन्ग या फिर शॉर्ट होता। आई डोंट नो एक्चुअली यार,
whenever someone asks me के what is your view, I have no view, I have no clue market कहाँ जाएगा. In case Okay. पता होता तो कोई ना कोई पोजीशन Yeah. लेके बैठे होते. अपन डे ट्रेडर है, जब मार्केट खुले ना उसके हिसाब से अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो. अगर मार्केट नीचे है तो शॉर्ट कर लो, ऊपर है तो लॉन्ग कर लो. सिंपल. या अभी एक न्यूज आई है कि आरबीआई से कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो इकोनॉमी से मिसमैच कर रहा है, जो कि आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बोला. तो फिर जैसे आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप न्यूज़ को कितना फॉलो करते हो और क्या न्यूज़ में कौन सी वेबसाइट्स आप चेक करते हो डेली? सो न्यूज़ मैं नहीं फॉलो करता, क्योंकि उससे न्यूज़ फॉलो करने से होता क्या है कि एक बायस्ड व्यू आ जाता है. तो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी में अगर आपका पोजीशन है एंड जब आप न्यूज़ देखते हो तो या दो चीज़ें होती है, या तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई मैंने सही किया है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई सही किया है कि नहीं किया है. तो दैट इज द रीजन मैं न्यूज़ अवॉइड करता हूँ. अगर कोई न्यूज़ आई है ना तो सबसे पहला इम्पैक्ट भाव पे आ जाएगा. सिंपल. अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो शेयर प्राइस टूट जाएगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो शेयर प्राइस अच्छा बढ़ने लग जाएगा. तो जो भी न्यूज़ आएगी वो मुझे अपना चार्ट बता देगा कि पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है. आप जब ट्रेडिंग करते हो तब कौन से टाइम पे आप एंटर करते हो और कौन से टाइम पे आप एग्जिट करते हो? ज़्यादा वॉलीटिलिटी तब या फिर मार्केट जैसे 9:30 बाद जब आप एंटर करते हो, मतलब आपका टाइमिंग क्या रहता है? 9:30 के बाद मैं फर्स्ट 15 मिनट्स को अवॉइड करता हूँ. जैसे मैं 15 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं जो फर्स्ट कैंडल होती है 15 मिनट्स की मैं वो अवॉइड करता हूँ. मैं उसको देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो इरेशनल मूवमेंट है, या तो वो गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, और उसके बाद जो भी ट्रेडर्स है वो लोग अपना पोजीशंस लेंगे. 9:30 के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करता हूँ एंड उसके बाद आई थिंक मैं पोजीशंस लेता हूँ जो भी मूवमेंट आएगी. एक ही चार्ट में आप कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हो एक ही चार्ट में जैसे प्राइस मैंने बताया, एक्शन के लिए? वॉल्यूम वॉल्यूम और वीवैप, दैट्स इट. अब नो वीवैप आरएसआई एमएसआई? नहीं, नथिंग. एमएससीडी भी नहीं, आरएसआई भी नहीं, मूविंग एवरेज भी नहीं, कुछ भी नहीं. खाली वीवैप और वॉल्यूम. प्राइस एक्शन का मतलब वही होता है कि कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करना. ओके, नाउ किसी क्वेश्चंस फाइनल? ओके, व्हिच इज मोर बेटर, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे, बाय हिमांशु अग्रवाल. अगेन दैट ओके, टू डिपेंड अपॉन योर पर्सपेक्टिव कि आपको कौन सा बेटर लगता है, लॉन्ग टर्म या फिर इंट्राडे. मेरे लिए इंट्राडे काम करता है तो मुझे इंट्राडे अच्छा या लगता है. लॉन्ग टर्म में बहुत बोरिंग लगता है कि एक स्टॉक को होल्ड करके 5-10 साल बैठ जाओ, तो फिर काम क्या करें पूरे दिन, 6 घंटे करिए क्या अपन. तो मुझे वो थोड़ा बोरिंग लगता है. मुझे इंट्राडे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इंट्राडे. ओके. एक क्वेश्चन है भावुक का, व्हाई स्टॉक्स लाइक भेल एंड अदर आर अंडर F&O बैन फॉर स्पेसिफिक डेट till 24 जुलाई on NSE? ओके, तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो एफएनओ में बैन हो जाते हैं. आई थिंक रिसेंटली नेशनल एल्यूमिनियम भी बैन हुआ था. सो द रीजन बीइंग होता क्या है कि सपोज उन कंपनी से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, उससे होता क्या है कि जो मूवमेंट है वो मार्केट के बहुत ज्यादा अगेंस्ट चली जाती है. तो अगर आप येस बैंक देखोगे, अगर कोई स्टॉक 20-20 25% अप डाउन हो रहा है, तो उससे एक जो क्या बोलते हैं, आई थिंक कैसे पुट इन करूं, उससे जो सेंटिमेंट्स और जो डिसिप्लिन और जो रेगुलरिटी है सेबी के अकॉर्डिंग, वो मेंटेन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऑपरेटर्स बैठ जाते हैं फिर उस स्टॉक में. फिर जो भी रिटेलर्स के पैसे हैं ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लॉस कवर, मतलब बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग सिनेरियो हो जाता है. इसलिए वो एफएनओ में बैन होते हैं. रीजन बीइंग वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और उस एक सेबी को एक एक फ्रेमवर्क मेंटेन करना पड़ता है कि जिससे जो सेंटिमेंट्स, जो डिसिप्लिन है मार्केट का, वो डिस्टर्ब ना हो. या काफी बार लोग बोलते हैं जो मार्केट्स अप्स डाउन हो रहे हैं इतने, वो वो ऑपरेटर्स काफी बार रैली लेके आ जाते हैं, काफी बार लोअर सर्किट लगा देते हैं. तो ये ऑपरेटर्स है कौन? है कौन, ये तो मुझे भी नहीं पता है कौन ऑपरेटर्स. बट हाँ, मेरे पास एक दो स्टॉक के नाम आए थे. पिछले हफ्ते एक स्टॉक का नाम आया था, और पिछले महीने एक स्टॉक का नाम आया था जिसमें ऑपरेटर बैठाया गया था. तो आई थिंक ये जो चीजें होती है वो एक आई थिंक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या फिर कनेक्शंस के थ्रू मिल जाती है कि ये स्टॉक में ऑपरेटर बैठा है, ये स्टॉक में ऑपरेटर नहीं बैठा है. अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए मैं स्टॉक्स का नाम नहीं बता पाऊंगा. तो
होते हैं, मतलब वो हाँ, काफी सारे स्टॉक्स है जैसे क्रेडिट ग्रामीण लिमिटेड, और काफी सारे ऐसे जैसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स है, जैसे उसमें या उसमें जैसे वॉलेटिलिटी होती है वो कुछ परसेंटेज में बढ़ती है, मतलब इतनी अ, उसका जैसे रुचि सोया है, आलोक इंडस्ट्री है, उनकी जो मतलब कभी कभी अपर सर्किट लग जाते हैं, कभी कभी लोअर सर्किट लग जाते हैं, तो ये क्यों होता है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो यही है कि बहुत सारे, मतलब अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि देयर आर नो सेलर्स, खाली बायर्स है, और लोअर सर्किट मतलब कि खाली सेलर्स है, कोई बायर्स नहीं है। तो अगर आप आईआरसीटीसी देखोगे, दैट वाज अ गुड स्टॉक, मतलब अभी भी इट्स अ गुड स्टॉक। लेकिन ये जो रुचि से और आलोक इंडस्ट्री, ये सब जो स्टॉक्स होते हैं, वो इतना क्यों बढ़ते हैं, नोबडी नोज। लाइक या तो कोई बड़े प्लेयर्स है या फिर प्रमोटर खुद ही कि सबको अलग अलग एम्प्लॉयज को बोलता है कि इसके इतने शेयर बाय करो अपनी कंपनी के, तो वो शेयर प्राइस इन्फ्लेट करते हैं खुद ही। तो वो नहीं, बहुत नॉर्मल है। या रुचि सोया में ऐसा है कि मेरे हिसाब से 99% प्रमोटर्स के पास शेयर है और 1% ही मार्केट में शेयर है, और 99% जो प्रमोटर्स है वो बेच नहीं सकते 3 साल तक। और तो मतलब ये वजह इतनी क्लियर दिख रही है, तो फिर ये इतना मतलब लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट्स, तो ये फर्स्ट कौन रहा है आपको, मतलब ये खाली एकदम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स ही फंस रहे हैं ना, अ, मतलब जिन्होंने, अगर सपोज जिन्होंने रुचि सोया में एंटर किया होगा और अभी लोअर सर्किट पे चल रहा है, अपर सर्किट पे चल रहा है, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। बट कुछ टाइम से तो वो लोअर सर्किट पे चल ही रहा था स्टॉक, बीच में एकदम गंदा लोअर सर्किट मार रहा था। आलोक इंडस्ट्री के साथ भी यही हुआ। तो फंसते रिटेलर्स ही है, क्योंकि वो लोग एग्जिट नहीं कर पाते। तो अब सपोज मैंने चार्ट खोला है, तो 29 जून को रुचि सोया 1443 पे था, और उसके बाद क्या? कंटिन्यूसली अपर लोअर सर्किट तक आया और वो 900 पे आ गया। तो अब जो रिटेलर्स है उनको क्या लगा होगा, 1400 पे बहुत अच्छी एंट्री है, अभी अपर सर्किट मारेगा, ये 1400 को 2800 होगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो 1400 का भी 750 पे चल रहा है। तो यहाँ पे है जहाँ पे रिटेलर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं कि कोई भी स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट में, आई डोंट थिंक, मैं अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट में चल रहा है तो मैं उसमें पैसा नहीं डालूंगा। आईआरसीटीसी एक अलग केस था, क्योंकि उसका बिजनेस ही ऐसा है कि वो कोई और प्लेयर ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उसको अपर सर्किट पे आई थिंक होना उसका जस्टिफाइबल है। बट रुचि सोया और ये सब का आई डोंट थिंक जस्टिफाइबल है, इसलिए एंट्री नहीं करनी चाहिए। और एक अभी हाल ही में एक फ्यूचर सॉरी अपने ये यस बैंक का अपना एफपीओ देखा, तो उसमें उसमें 30 रुपीज पे स्टॉक चल रहा था। अभी हाल ही में जब एफपीओ पूरा कंप्लीट हुआ इसका, उसके बाद अभी 12-13 पे आ गया। तो इसका ये क्या आर्बिट्रेज का कुछ मामला है क्या है, इसके ऊपर कुछ जानकारी हो नहीं, तो? कुछ मामला ऐसा कुछ नहीं है, बट जो है जिन्होंने एफपीओ पे अप्लाई किया, आई थिंक सबको, जो भी जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, उन लोग को सबको एफपीओ मिल ही गया होगा, क्योंकि रीजन बीइंग आई थिंक 0.89% ने ही अप्लाई किया था रिटेलर्स में, तो वो या- फुलफिल नहीं होता। जिन्होंने भी एफपीओ के लिए अप्लाई किया उनको मिल गया था। अब शेयर प्राइस हम्म, टूट रहा है, वो तो आई थिंक लाइक द रीजन इज सॉलिड के देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द कंपनी। तो जिन्होंने अगर ये सोच के लिया हो कि 12 रुपए पे लेके हम 30 रुपए पे बेचेंगे, वो भी फंस गए। ओके। तो ये भी एक फंडामेंटल रीजन है। एक्चुअली डोंट नो, अगर किसी को पता हो तो प्लीज शेयर इट विद मी एज वेल। हाँ, सो अपन अगर कंपनीज की बात करें, जैसे कि इरकॉन जैसे, अगर फंडामेंटल इरकॉन जैसे बात करें, तो उसमें अकाउंटिंग फ्रॉड काफी हो गया था। तो अगर मतलब अभी अभी मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूँ, बट हाँ, अरे तो ऐसे कोई अपने ऐसे जैसे कंपनीज काफी सारे इंडिया में ऐसे ब्लू चिप्स कंपनी ऐसे हो सकती है ऐसे कुछ, या फिर सारी नहीं स्मॉल नहीं, कैप्स में नहीं? आई डोंट थिंक के ब्लू चिप कंपनी जैसा कुछ इतना बड़ा फ्रॉड करेगी, क्योंकि होता क्या है कि वो फ्रॉड नहीं कर रही तभी वो ब्लू चिप कंपनी है। लाइक एक अलग एस्पेक्ट से देखिए कि वो फ्रॉड नहीं करी तभी वो ब्लू चिप कंपनी, तब वरना वो अभी तक पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप में ही रह जाती ऐसा। तो जो पेनी स्टॉक्स है या फिर मिड कैप स्टॉक्स है, मिड कैप्स नहीं, स्मॉल कैप्स बोल सकते हैं, तो उनमें मैनेजमेंट का अपन को इतना ध्यान नहीं होता है। ये मैं वापस फंडामेंटल्स पे बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट का अपने को इतना पता नहीं होता कि क्योंकि उनकी उनकी इतनी न्यूज़ नहीं है, उनकी मार्केट में इतनी न्यूज़ नहीं है, तो फिर इन स्टॉक्स पे रिलाई करना चाहिए या फिर नहीं? मैं पर्सनली स्मॉल कैप पे रिलाई नहीं करता, ऑल्दो वो बहुत अच्छा हम्म, अल्फा जनरेट करते हैं कि वो आपको हम्म, एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप ज्यादा गेन देते हैं इन शॉर्टर टाइम। या बट अब सीधी सी बात अब ये है कि 1 रुपए का 2 रुपए हो सकता है जल्दी, एज कम्पेयर टू 30 रुपए का 60 रुपए। लेकिन वो 1 रुपए का जीरो भी हो सकता है बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू 30 रुपए का।
₹0। Yeah. सो दैट इज इट Yeah. कि स्मॉल कैप में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि अपन को उसकी उस कंपनी की मैनेजमेंट और जैसा आपने बताया कि उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और सेकेंडली स्मॉल कैप में टेक्निकल्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो मूवमेंट होती है स्टॉक की वो बहुत ज्यादा होती है, तो कोई सपोर्ट को रेजिस्टेंस ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। तो सही। आई थिंक इसलिए मैं स्मॉल कैप मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है हिमांशु अग्रवाल का, शैल वी गो फॉर स्टॉक व्हिच हैव एलसी और यूसी, योर व्यूज ऑन? ओके, अपर सर्किट तो ऐसे हट के यू शुड अवॉइड स्टॉक्स जो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट और अपर सर्किट पे जा रहे हो, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड देम। ओके। अभी एक रिसेंटली एक आईपीओ आया है रोजरी रोजरी बायोटेक बायोटेक का, उसके ऊपर व्यूज। व्यूज ऑलरेडी इतना ऊपर खुल चुका है, व्यूज में क्या प्रीमियम पे 50-60% तो खुल चुका है, तो देयर 70। इज नो व्यू। आई मीन मैंने पढ़ा नहीं कंपनी के बारे में क्योंकि हुआ क्या था, सेकंड डे वो कुछ 4 या 5 टाइम सब्सक्राइब था और मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैंने एप्लीकेशन नहीं डाला, बट थर्ड डे एंड पे आई थिंक 79 टाइम्स वो सब्सक्राइब हो चुका था, तो इट वाज अ गुड मिस, मतलब कि वो मिस हो गया आईपीओ। तो आई थिंक अभी एलआईसी पे फोकस करेंगे, एलआईसी जब आएगा उस पे ट्राई करेंगे आईपीओ में। ओके कैन ओके, अगर किसी के अभी बस लास्ट के कुछ 10 मिनट्स है अपने पास, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू अनम्यूट योर ऑडियो एंड आस्क। ठीक है, आई थिंक नहीं है किसी को। या कोई भी जिसके भी डाउट्स है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बट ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ऐसा कोई 10-12 लोग ही अपन। ओके कुशल, आई थिंक सबके डाउट्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए। और ओके, वापस से एक क्वेश्चन आया है, यूज ऑफ आरएसआई एंड एमएससीडी यूज सब ऑफ बता दिया है। ओके, सो आई थिंक आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। सो यूज कैसे बताऊं मैं? सो अगर आरएसआई आपका 55 या 60 के ऊपर चल रहा है एंड यू आर लॉन्ग ऑन दैट स्टॉक, अगर आपने बाय करके रखा हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ गुड सिग्नल। and if you have if you are in a particular stock और RSI around 40 या उतना चल रहा है, तो I think it indicates that वो stock में इतना strength नहीं है to sustain that level, या फिर इतना uptrend बाकी नहीं है particular stock में, तो that is RSI। MACD is moving average convergence divergence। so इसमें use कैसे होता है? you can use it as a, जो MACD का histogram होता है, you can use it in that way कि आपका, या फिर MACD जो लाइन होता है व्हेन इट क्रॉसेस द MACD सिग्नल लाइन, आप वैसे यूज कर सकते हो। अलग अलग इम्पैक्ट से अभी आपको कैसे यूज करना है वो आई थिंक अपन पर्सनली बात कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द बेटर वे। तो दीक्षित जस्ट शेयर माय कांटेक्ट नंबर विद हिम एंड आई थिंक आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। हेलो, Dikshit is mute, I think. I think there's some connectivity problem. Unmute yourself, Dikshit. हाँ, हाँ, तो share my contact. Share my Yeah. contact. या जिसको भी कोई भी डाउट्स हो, तो आई विल शेयर कुशल के कांटेक्ट, जो भी डिटेल्स है, ईमेल आईडी है, वो मैं आपको सब शेयर कर लूँगा। एंड जिसको भी डाउट हो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, एंड आई विल शेयर कुशल्स कांटेक्ट नंबर, राइट? सो Okay. कुशल, Yeah, we'll wrap it up here. Thank you या everyone जो भी end तक थे. Thank you so much for वेट investing your वेट सेकंड, थैंक यू। ये तो मेरा पार्ट है, तू क्यों ले रहा है? अरे यार, ठीक है, ओके। हाँ यार, तो कुशल काफी सारे डाउट्स है, इतने सारे डाउट्स, और आपने इतने फास्टली सॉल्व किए, ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड चीज है। बट आपने बहुत ही क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिकली जो आपने सिचुएशन था वो सब आपने बताया, और अराउंड सबके डाउट्स है मैक्सिमम सब क्लियर हो गए। सो थैंक यू वेरी मच कुशल, गुफ्तगू
1.0 में आपने अपना योगदान दिया। सो बहुत मजा आया आपसे बात करके। और प्रियांशु, अभी तू कुछ कर रहा शायद, आई थिंक। Yeah. So I'm taking a group picture. सब लोग पोज दे सकते हैं, बढ़िया सा ग्रुप सेल्फी, वर्चुअल सेल्फी। ओके, ओके, वी कैन यो कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बाकी जो जितने भी लोग हैं सब ऑन करो भाई, अब तो कर दो, ठीक है? या प्रियांशु? यस, एक और डन। या Thank you so much, everyone, and I'll see you. या थैंक यू या कुशाल एंड द ऑडियंस एंड तक बनी रही, सबको थैंक यू वेरी मच। I got a funny feeling like something has happened to me. Cause when I check my reflection, I saw my worst enemy. And everyone that I know for so long look and say, boy, who the hell you become? Now I'm afraid there's too much to say. All the words get in the way. Oh, I think I need some therapy. I have a reoccurring dream where I wander through the streets looking to find my sanity. Packs of coyotes look at me and start approaching very slow. Oh no, I just wanna try to. अपने तीनों ही अभी ट्रिपल I wanna